हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेटा आपका मॉडल पेपर, यानी कि आपका हम मॉडल पेपर पूरा डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। बेटा इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है ताकि एग्जाम में जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे हल कर सकें बहुत ही अच्छी तरह से। और बेटा हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है इस तरह से, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का लिखना है, ये सब बातें बेटा इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस मॉडल पेपर को समझना है। तो जो ग्रामर का सेक्शन यानी पहला जो क्वेश्चन था वो कितने का था बेटा, यानी कि सेक्शन ए था बेटा कितने नंबर का था, 15 नंबर का। फिर आपका सेक्शन बी ये बेटा आपका होगा 20 यानी 20 नंबर का। इसमें आप क्या आता है बेटा, अनसीन पैसेज। दूसरा क्या है आपका, दूसरा सेक्शन है बेटा ये आपका, इसको बोलते हैं राइटिंग। राइटिंग के लिए आपके उसमें दो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके 10-10 नंबर के। जिसमें पहला होता है बेटा आपका आर्टिकल और दूसरा होता है इसमें आपका लेटर। फिर सेक्शन सी आपका होगा बेटा, ये आपके एग्जाम में आता है 25 मार्क्स का और इसमें आता है आपका बेटा ग्रामर। इसके बाद सेक्शन डी जो होता है बेटा आपका लिटरेचर का, और ये आपके एग्जाम में आता है बेटा आपका 40 मार्क्स का। कितने का, 40 नंबर का आता है और इसमें होता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर बेटा आपकी 3 बुक आती हैं। पहली बुक होती है आपकी प्रोज, जिसको हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। दूसरी बुक थी आपकी पोइट्री, ये भी बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और तीसरी बुक थी आपकी इसमें बेटा आपको सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर तो ये भी बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से जो पेपर है बेटा, इस तरह से आपका ए सेक्शन 15 नंबर का होगा, बी सेक्शन 20 नंबर का होगा, सी सेक्शन आपका 25 नंबर का होगा बेटा, और डी सेक्शन आपका 40 नंबर का होगा। तो ये आपका टोटल हो गया 100। कितना हो गया बेटा, 100। तो बेटा आज हम आपका जो 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है उसको बेटा डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन को, और आप ये भी समझना है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए बेटा, देखो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन ए। क्या लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन ए लिखा हुआ है। हमने यही कहा था। और किसका होगा ये, रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना। सभी जानते हैं कि हम इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये बेटा आपका 15 यानी कि 15 नंबर का आता है। तो मैंने यही बताया था अभी आपको। और इसमें होता क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, पैसेज माने गद्यांश को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए केयरफुली माने सावधानी के साथ, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन प्रश्नों के दैट फॉलोज जो इसके नीचे दिए गए हैं। तो बेटा इसके हम आपको काफ़ी, मेरे हिसाब से कई हम आपको बेटा आंसर पैसेज करा चुके हैं और आपने उनको देखा होगा किस तरह से हमने बताया था कि स्टेंजा को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि इसको हम बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पढ़ना कब है, तो ये हम बातें आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है बेटा। इसमें आपको जो आपके क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है और क्वेश्चनों में कुछ चीज़ों को इंडिकेट करना है, कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है। भले ही आपको जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसकी हिंदी करनी नहीं आती है, फिर भी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और उसको करने का एक ही तरीका होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उसके शब्दों को आपको फाइंड करना है
और उस बेस से उसको करना है। ठीक, तो बेटा इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने बेटा? 3 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैन इज ए ग्रेगारियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, यानी मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है, लिविंग इन सोसाइटी, जो समाज में रहता है। हिज नेबर उसके पड़ोसी आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, उसके चारों ओर क्या होते हैं? शीघ्र उसके चारों ओर रहते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ने पूरी हिंदी करने में समय वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखना है, फिर उसके बाद स्टैंजा को देखना है, फिर उन शब्दों को मैच करना है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये सामने आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी कि आपके बुक, मॉडल पेपर, किसी भी सॉल्व पेपर में जितने भी आप चाहो पढ़ लेना बेटा, 100, 200, 500 कितने पढ़ लेना, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में आएगा वो डिफरेंट आएगा। फिर भी वो कैसा आएगा? अलग आएगा, ऐसा आएगा जिसे आपने नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन बेटा पढ़ने का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समझना है और उस क्वेश्चनों को देखना है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं और फिर इनको हम बताएंगे कैसे इसको आपको करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगारियस एनिमल। वाई मीन्स क्यों, इज माने है, मैन माने मनुष्य, व्यक्ति, कॉल्ड माने पुकारा जाता है, यानी मनुष्य को क्यों कहा जाता है, क्यों पुकारा जाता है एक ग्रेगारियस एनिमल, यानी कि एक सामूहिक प्राणी। मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वह समाज में रहता है और उसे समाज में रहना ही पसंद होता है और समाज में रहकर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? ये मनुष्य कहा जा सकता है। ठीक, अगर आपको करना चाहोगे तो देखो इसको कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। वैसे तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सिंगल टॉपिक के रूप में डिस्कस किया जाता है और हमने आपको बहुत से क्वेश्चनों को डिस्कस भी किया है, लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन होगा हम उसको बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि एग्जाम में यदि ग्रामर का क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप उसे आसानी से कर सकें। ठीक, मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो देखो वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगारियस एनिमल, तो देखो हम आधा यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से मैन से लेंगे, तो मैन इज को यहाँ ले आएंगे, कॉल्ड ए ग्रेगारियस एनिमल यानी मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी कहा जाता है। यहाँ आप अपनी तरफ से क्या लगाओगे? बिकॉज लगाओगे बेटा, बिकॉज क्योंकि। अब चाहते हैं तो ही वांट, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं ही वांट, वह चाहता है, टू लिव रहना, इन। अब इसको हमने यहां तक इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंजा दिया हुआ है बाकी उसमें से आप ले सकते हैं। तो मेरी बात समझ गए सर कैसे करोगे? और ऐसे जो क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं वो बेटा बहुत ही अच्छे आंसर माने जाते हैं। ठीक, देखो समझ में आया नहीं आया? इसी तरह से बेटा आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो व्हाट क्रिशियल रोल। व्हाट मीन्स क्या, क्रिशियल माने महत्वपूर्ण, रोल माने भूमिका। व्हाट मीन्स क्या, क्रिशियल माने महत्वपूर्ण, रोल माने भूमिका, टू अवर नेबर्स हमारे पड़ोसियों की, प्ले इन अवर लाइफ हमारे जीवन में। तो क्या है, यानी हमारे पड़ोसियों की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे पड़ोसियों की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो देखो अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे, आवर नेबर्स प्ले इन अवर लाइफ, हमारे पड़ोसियों की हमारे जीवन में भूमिका है। अब इसके बाद कहाँ जाओगे? इसके बाद फिर आंसर में जो आपका स्टैंजा दिया हो उसमें देखोगे। तो ऐसे इन शब्दों को आप इंडिकेट कर लोगे। जैसे इसमें आपने ये
ग्रेगारियस एनिमल इसको इंडिकेट कर लिया, इसमें आपने नेवर प्ले को कर लिया, अवर लाइव्स को कर लिया, है ना, और इसके बाद क्रिशियल को कर लिया, ऐसे इंडिकेट कर लोगे। फिर ऐसे इसमें हाउ इज लविंग अवर नेवर इक्वल टू लविंग गॉड। हाउ मीन्स कैसे, इज माने है, लविंग माने प्रिय है, अवर नेवर्स हमारे पड़ोसी इक्वल टू लविंग गॉड भगवान की तरह। यानी क्या कह सकते हो आप, कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उन्हें हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। कितना, जितना प्रेम हम अपने भगवान से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने ईश्वर से करते हैं, हमें उस प्रकार उनसे प्रेम कैसे करना चाहिए, यानी उनका प्रेम बराबर कैसे, किस प्रकार होना चाहिए। देखो, भगवान से आप बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, भगवान देता भी है और नहीं भी देता है। आपने इस चीज़ को फील किया होगा। अगर आप कहें कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो भगवान आपको दे देगा? बेटा नहीं देगा आपको। आप कहें कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाए इसमें कुछ बना, नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पड़ोसियों से कहें कि हमें आज 500 रुपये की ज़रूरत है और आज हमें आप 500 रुपये दे दीजिए, तो मेरे हिसाब से वो आपसे मना नहीं करेंगे, आपको दे देंगे। तो देखा जाए तो जो काम भगवान ने नहीं किया वो उन्होंने किया। तो इसमें स्टेज में यही बात कही गई है कि हमको जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उसी हिसाब से प्रेम हमें अपने जो पड़ोसियों का प्रेम उसके बराबर रखना चाहिए। ठीक तो समझ गए होंगे बेटा। इस तरह से बहुत ही आसानी से बेटा इसको आप कर सकते हैं। अगला है वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन। वाई मीन्स क्यों, इज माने है इट, गुड अच्छा है, टू हैव रखना, फ्रेंडली रिलेशन मित्रवत संबंध रखना, विद अवर नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसियों से मित्रवत संबंध रखना, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना अच्छा क्यों है। अब अच्छा क्यों है बेटा आप सभी जानते हैं। आपके पड़ोस में बहुत सारी चीज़ रहने वाले होंगे। आपको कहीं जाना हो, मोटरसाइकिल आपकी खराब हो जाए तो क्या करोगे आप, पड़ोसी से ही मांगोगे या भगवान से मांगोगे। तो उस समय क्या है, वो आपकी सहायता करेंगे। तो वो भगवान का ही रूप मानिए उन्हें, यानी भगवान की मर्जी थी कि उनकी मोटरसाइकिल आपको मिल गई, अदरवाइज वो भी लेके जा सकते थे। समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा स्टेंजा है, लेकिन रिपीट नहीं होता है, और हो जाए तो बढ़िया बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं बेटा सिंगल के रूप में डिस्कस किए जाते हैं। और मैं यहाँ पर इतना ही बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आपका कितने का आएगा बेटा, ये 3 मार्क्स का आएगा, ये भी 3 मार्क्स का आएगा, और ये भी 3 और ये भी 3, और जो 1 2 3 यानी 1 2 3 ये भी आपके 1 1 के होंगे। तो ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितने नंबर हो गए, 15 नंबर हो गए। मैंने यही कहा था कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितने नंबर का आएगा बेटा, 15 नंबर का आएगा। इसको भी समझ लेते हैं। विच वर्ड इन पैसेज मीन्स क्लोजनेस। अब क्लोजनेस नजदीक होता है तो इसका मीनिंग लिखना है, इसका बेटा अपोजिट लिखना है। अपोजिट लिखना बड़ा आसान होता है, मैं आपको बता देता हूं, इसी में बता देता हूं अपोजिट लिखना आसान क्यों होता है। कि अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। अगर आपको इसका याद हो तो ठीक है। ऑफन माने क्या होता है, हमेशा होता है, और इसका उल्टा होगा बेटा आपका नेवर, यानी कि कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मेरी बात याद रखनी है। ये 2 शब्द हैं अन और डिस, और एक है बेटा आपका लेस, LESS। अगर आपको इसका सही मीनिंग याद नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ये चोरी का फॉर्मूला है और मैं आपको इसको दे रहा हूं। अगर ज़्यादा इसको फैलाओगे तो ये फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये फेल हो जाएगा। अगर सभी इस रूल को फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग करेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑफन तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम अन ऑफन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लेस। तो बेटा उससे तो बेहतर है जब आपको याद नहीं है। इसका मान लीजिए आपको नेवर याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप इसे छोड़ दोगे। लेकिन छोड़ने की अपेक्षा आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर दोगे। ये बाद में लगता है, ये शुरू में लगते हैं, तो आप इसको कर दोगे तो आपको बेटा कुछ तो मिलेगा।
हो सकता है कि उसकी समझ में आ जाए, बोले अरे बच्चे ने कोशिश तो किया है लिखने की, अच्छा तरीका है, चलो इसको नंबर दे देते हैं। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे किस तरह से बेटा आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपका छांटने वाला है, ये भी क्वेश्चन बेटा आपका छांटने वाला है, और ये भी क्वेश्चन आपका छांटने वाला है। तो आसानी से इसको छांट सकते हैं, और ये कुछ करने वाले हैं, इनको आप कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। पूरा पेपर डिस्कस करना है, मेरी बात समझ गए होंगे आप, इसीलिए हम ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पर देखो 20 मिनट वेस्ट हो चुकी हैं। अगर इसको हम पूरा स्टैंजा पढ़ें फिर इसको डिस्कस करें तो वही 1 घंटा हो जाएगा बेटा, मेरी बात समझ गए ना। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको ज़्यादा समय चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए बेटा सेक्शन क्या आ चुका है, सेक्शन आपका बी आ चुका है। तो मैंने यही बताया था कि ये राइटिंग स्केल है। कैसा है? राइटिंग, इसमें लिखने से संबंधित होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 100 से 150 वर्ड, यानी 100 से 150 वर्डों के बीच में होना चाहिए आपका जो आर्टिकल। तो देखो इसमें आपको 3 आर्टिकल दिए होंगे बेटा, 3 आर्टिकल दिए होंगे, उनमें से किसी एक को लिखना है। और हम आपको बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, मेरे हिसाब से 6-7 आर्टिकल मैंने आपको डिस्कस कर दिए होंगे और आपने उनको याद भी कर लिया होगा। और उन्हीं में से बेटा एक आर्टिकल आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ गए होंगे आप। अच्छा, इसमें कौन कौन से दिए हैं? देखिए एक पहला दिया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेशनल ब्यूटी। इंडिया यानी कि भारत, ए लैंड एक भूमि है, ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कैसी भूमि है? प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है। तो भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, समझ गए। चलिए आगे है जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि संयुक्त परिवार जो होता है, क्या है? नीड ऑफ द आवर, आज नीड माने आवश्यकता है या मांग है, ऑफ द आवर आज के समय की, यानी संयुक्त परिवार आज के समय की मांग है। सभी लोग चाहते हैं कि परिवार संयुक्त रूप से रहे, एक जगह रहे, मिलके रहें तो अच्छा होगा। ठीक, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, माई मिस मेरा, प्लान माने योजना, फॉर फ्यूचर माने भविष्य के लिए, यानी भविष्य के लिए मेरी क्या योजना है। आप विद्यार्थी हैं, आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कह रहा होगा मैं तो डीएम बनूंगा, कोई कहेगा मैं तो एमबीबीएस करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, और कोई चाहता होगा कि मैं तो नेता बनूंगा, और कोई पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। सबके माइंड अलग अलग मेकिंग कर रहे होंगे। तो बेटा जो आपके माइंड मेकिंग कर रहे हैं उसको आपको लिखना है। ठीक, लेकिन अच्छी मेकिंग लिखना, ऐसा मत लिखना कि मुझे तो टेररिस्ट बनना है, मुझे तो वो बनना है, ऐसे नहीं। अच्छी भले ही आपके विचार कुछ भी हों, लेकिन एग्जाम में बेटा आप अच्छी बातें ही लिखना। ठीक, क्योंकि यदि एग्जामिनर आपकी वैसी बातों को देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ बेटा, ठीक, चलो 200 हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात। बीच बीच में लाइक भी कर दिया करें बेटा। चलिए बेटा ये समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा, और टोटल जो होगा बेटा आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें राइट ए लेटर, यानी एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, किसके लिए? संपादक के लिए, ऑफ नेशनल डेली, यानी एक राष्ट्रीय डेली अखबार होता है, अखबार का नाम है बेटा ये ए नेशनल डेली, यानी कि राष्ट्रीय दैनिक अखबार होता है। जैसे अमर उजाला हुआ, आपका दैनिक जागरण हुआ, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, बहुत सारे अखबार हैं। अखबार के नामों की कोई कमी नहीं, कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर वो किसी का नाम देता है तो उसको लिखोगे, फिर ध्यान रखना इसने नाम दिया है तो नाम लिखोगे। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया दिया वो हो, तो बहुत सारे नाम है अखबारों के, उसको आप लिखोगे। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, हमारे संपादक के लिए, ऑफ ए नेशनल डेली, किसके? नेशनल डेली जो आपका अखबार है उसके संपादक के लिए एक पत्र लिखिए, टू शो योर कंसर्न, कि तुम्हारी चिंता को दिखाए। क्या करे? तुम्हारे मन में बहुत सी चिंता है, उस चिंता को दिखाए। कौन सी चिंता? ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ, जिसका ग्रोइंग माने बढ़ना, यूज माने प्रयोग, जिसका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसका प्रयोग? डिस्पोजेबल वायर्स, डिस्पोजेबल जो सामग्री होती हैं, सभी जानते होंगे डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो दावत वगैरह होती हैं उसमें डिस्पोजल गिलास चल रहे हैं, डिस्पोजल प्लेटें चल रही हैं।
अब बेटा वो प्लास्टिक की होती है, उनके जलाओगे तो प्रदूषण होगा, जमीन में गाड़ दोगे तो ऐसी की ऐसी निकलेंगी। तो इसलिए कहा गया है कि इन चीज़ों को क्या किया जाए, कम किया जाए, बैन किया जाए, इस तरह से कहा गया है। तो संपादक के लिए लिखिए। अब किसी ने क्यों दिया है कि कोई व्यक्ति, किसी का घर जो बना हुआ है वो कूड़ेदान के पास बना हुआ है, जहाँ बहुत बड़ा कूड़ेदान सा है। अब लोग क्या करेंगे, फंक्शन होगा, फंक्शन सेलिब्रेट हुआ, समाप्त हुआ और उसको कूड़े को लिया और वहाँ डाल गए। अब हवा चलेगी तो वो बेटा वो पत्तल जो होती हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, वो गिलास उड़ उड़ के उनकी छत तक पहुँच जाएंगे। झूठे जो बाद में क्या होते हैं, जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन तो स्मेल बहुत अच्छी आती है, आपने फील किया होगा, लेकिन बेटा 8 दिन वही स्मेल इतनी बेकार हो जाती है कि आपको उनको सूंघने का मन नहीं करेगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसलिए उसने अपनी चिंता व्यक्त की व्यक्ति ने, और चिंता व्यक्त करने के बाद कहा कि इसे तो बंद कर दिया जाए। और अब बंद होते भी जा रहे हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ बंद होती जा रही है। मैं फिलहाल में एक फंक्शन में गया था, तो उसमें सारी चीज़ें उसकी थी, डिस्पोजल कोई नहीं थी, सब असली थी, और व्यक्ति यूज़ कर रहा था, फेंक रहा था, फिर वो धुल के साफ होकर दोबारा वही पहुंच रही थी। हर चीज़ पर वही थे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात भी है, क्योंकि प्लास्टिक का प्रयोग कम होगा तो बीमारी कम होंगी आपकी। चलिए बेटा, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो आपको समझाना है, और आपको यदि आता है तो एग्ज़ाम में इसको लिखना है, बस इतना ही काम है। आगे बेटा दूसरा है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल। किसके लिए, प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के। कंप्लेन, शिकायत करिए, अगेंस्ट माने खिलाफ, यानी उनके खिलाफ शिकायत करिए। किस चीज की, द शॉर्टेज माने कमी, ऑफ ए लेटेस्ट माने नवीनतम स्पोर्ट्स मैगजीन। कैसी मैगजीन, स्पोर्ट्स, यानी खेलों की जो पत्रिका है उनकी कमी है। किसमें कमी है बेटा, इन द लाइब्रेरी। किसमें, लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय में खेलों की नवीनतम, पुस्तकालय में खेलों की नवीनतम पत्रिकाओं की कमी के कारण, कमी के खिलाफ आपको क्या लिखना है, प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना है। तो मेरी बात समझ गए होंगे बेटा, दोनों चीज समझ में आ चुकी हैं। और ये भी बेटा आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे। 2 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, एक 15 नंबर का और एक 20 नंबर का। 15 और 20 जोड़े तो कितना हो गया, यानी कि 15 + 20 ये हो गया बेटा आपका 35। 30 5 35, 35 हो गया। यानी अब तक बेटा आपने 35 नंबर का पेपर समझ लिया है। और ये लेटर बेटा मैं 2-4 आपको करा भी चुका हूँ, आपने देखे भी होंगे। अभी मैं 1-2 और कराऊंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, हमें बार बार ना कहना पड़े। अब बेटा सेक्शन सी शुरू हो चुका है आपका, जिसे कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं बेटा, सेक्शन सी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, कितने नंबर का आता है, 25 मार्क्स का आता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसके जो टॉपिक हैं इनको बेटा हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। यदि एग्जाम में आते हैं तो आप देखते ही उसको राइट मार दें कि ये आपका उत्तर सही है। ठीक, बड़े ध्यान से समझना है। चलिए बेटा, ठीक ठीक, चलिए बेटा देखिए अब आपके सामने आ चुका है सेक्शन सी, आई मीन ग्रामर। तो पहला क्वेश्चन देख क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी चूज माने चुनिए, करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने बिंदु को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चनों के आंसर, जो सही ऑप्शन को चुनिए, क्वेश्चनों के सही बिंदु को चुनिए। चलिए चुनते हैं बेटा। पहला है द एब्सेंस, मिस होती है अनुपस्थिति, ऑफ गवर्नमेंट, किसकी अनुपस्थिति, सरकार की अनुपस्थिति। इन ए कंट्री, एक देश में, इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है, यानी एक देश में सरकार की उपस्थिति है, वहां सरकार ही नहीं है, ऐसे देश को क्या कहा जाता है। तो बेटा ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से समझना है। हम इसको पढ़ा चुके हैं, उसको कहते हैं बेटा हम एनार्ची। क्या बोलते हैं, एनार्ची। मोनार्ची नहीं कहेंगे, और पार्टी आर्ची भी नहीं कहेंगे, मैट्रियार्ची भी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एनार्ची। एनार्ची में होती है अराजकता। क्या होता है, अराजकता। अराजकता होती है बेटा, अराजकता यानी कि जहां पर सरकार की अनुपस्थिति हो। ठीक, हमको याद रखना है क्या है बेटा, उसको बोलते हैं एनार्ची। क्या बोलते हैं, एनार्ची। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पहले आपसे पूछेंगे जब हम बताएंगे। देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा तैयारी में है।
चलो हमने एक बता दिया है। दूसरा बताइए, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड मीन्स, क्या मतलब है बेटा इसका, और इसका कौन सा आंसर सही है? पहले आपका देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। सी, अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही बताया। ट्रिपल सी तो बेटा कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, ऐसे कहोगे? अरे एक ही बार सी बोल देते। ट्रिपल सी क्या होता है? ट्रिपल सी तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है। और बेटा अगला है फ्रेज इंचार्ज टुवर्ड। चलो सी, बिल्कुल सही, सी वाला सही है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे किसी दिशा में आगे बढ़ना। क्या होता है? इंचिंग टुवर्ड्स होता है टू मूव, चलना। स्लोली माने धीरे धीरे, इन ए डायरेक्शन, एक दिशा में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, द सिनोनियम्स ऑफ मिग्री। मिग्री का सिनोनियम्स क्या होगा? चलो देखते हैं, आप बताओगे। चलिए बेटा बताइए जल्दी से। फुल फॉर्म जान के क्या करोगे? पहले इंग्लिश का पेपर दे लो, उसके बाद कर लेना बेटा फुल फॉर्म इसकी। बी, बिल्कुल सही, बी नंबर का सही है, सही बताया। स्कैंटी मिस होता है कम करना। चलिए डी नंबर का देखते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी। यानी आपसे पूछा गया है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एरर मिस क्या होती है? गलती या भूल। बताइए इस सेंटेंस में गलती कहाँ है? वन है, शुड है, डू है, हिज है, ड्यूटी है। तो हमने आपको बताया था वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है बेटा? वंस आती है। और इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है हिज। तो इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती बेटा यहाँ पर है। कहाँ है गलती बेटा? देखो वन सही है, शुड सही है, डू सही है, हिज में गलती है, ड्यूटी तो ड्यूटी सही है। तो कौन सा है? ये आपका जो हिज वाला पोर्शन सही है। गलती से बेटा ऊपर नीचे लिख गया है। हाँ ऊपर नीचे लिख गया है गलती से। हाँ हिज वाला बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी ने सही कहा है। इसको बेटा हमने, ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका जो सिंटेक्स होता है उसका क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं, द एंटोनियम ऑफ बारेन। बारेन यानी कि बारेन का आपको एंटोनियम्स बताना है, और एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या है बेटा? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जानने के लिए हमको उस शब्द का मीनिंग भी आना चाहिए। बारेन मिस होता है बेटा बंजर। क्या होता है? बंजर। सभी जानते हैं बंजर क्या होता है। बंजर ऐसी भूमि होती है जहाँ पर फसल नहीं उगाई जाती है। उस भूमि में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए नमक जो होता है बेटा वो पौधों को नष्ट कर देता है, और उस भूमि को बंजर कहा जाता है। ऐसी भूमि को रहने योग्य यूज किया जाता है, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, बट खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, पहला आंसर सही है बिल्कुल। फर्टिल, फर्टिल मिस होता है बेटा उपजाऊ। चलिए बेटा आगे चलते हैं इसी क्रम में और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ये बेटा यहाँ से लिखने का मामला आ चुका है आपका। किसका मामला आ चुका है? लिखने का। चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पूरा पेपर डिस्कस करना है, क्योंकि आज आपका कुछ बच्चों का आज एग्जाम भी है इंग्लिश का, तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप अपना काम करिए, हम अपना करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि दो दिए हुए हैं, किसी एक को बेटा आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देख लेते हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें यू करता छिपा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बना देते हैं बेटा इसको। तो आई रहेगा। अब डू नॉट वाले वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? फॉरवर्ड। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम अपनी तरफ से बेटा हिम भी मान सकते हैं इसमें, लेकिन मानेंगे तो उसे हम कोष्टक में, आई मीन ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, आगे बेटा क्या है?
टू का कॉमा हटा के टू लगाते हैं, डोंट को हटा देंगे और आ जाएगा आपका वेस्ट योर टाइम। योर को बदल देंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है आपका, हमने आपको बताया था पिछले पार्ट में, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास को डिस्कस किया था, सारे रूल बताए थे बेटा आपने। योर को किससे बदलेंगे? अब हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने कहा नहीं यहाँ पर हमने हिम माना है, तो योर को हिम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? हिज हो जाएगा। हिज टाइम, टाइम तो टाइम ही रहेगा। चलो बताइए कोई दिक्कत बेटा? हाँ प्री बोर्ड वाले ही चल रहे हैं, मुझे पता है बेटा, बिल्कुल। हाँ विवेक गौतम जी, आपने बेटा योर को नहीं बदला है, इसमें योर को बदल के हिज कर दीजिए। हाँ शिवम ने बताया है हिज होगा, देख लो बता भी दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है क्योंकि आप भी हड़बड़ी में होंगे, जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि सर को हम सबसे पहले बना के दिखाएंगे, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, आई नो। चलिए दूसरा देख लेते हैं। माई टीचर सेड टू हिम, सबसे पहले पहचानेंगे यू शुरू में सब्जेक्ट दिया हुआ है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं बेटा हम असर्टिव। क्या कहते हैं ऐसे वाक्यों को? असर्टिव कहते हैं। तो बनाते हैं इसको, माई तो माई रहेगा, टीचर का टीचर ही रहेगा बेटा, सेड को टोल्ड कर देंगे, इसको टू को हटा देंगे, हिम आ जाएगा, कॉमा हटा के बेटा इसमें दैट लगा देंगे, यू को हिम से बदलेंगे ही हो जाएगा, कैन को कुड होता है सब जानते हैं इस बात के लिए, सेंड तो सेंड ही रहेगा बेटा इसमें। यू गलत दिया हुआ है, क्या आना चाहिए बेटा? आई कैन सेंड यू एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन, क्या है बेटा? योर आएगा, गलती से छप गया, कोई बात नहीं। योर को किससे बदलेंगे? हिम से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? हिज एप्लीकेशन। ठीक, और बाकी क्या है? ऑनलाइन टू, इसको ऐसे ही लिख दोगे यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड यानी कि जैसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी हिसाब से इसको बदलना है। ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा? कॉम्प्लेक्स। हमने पिछली पार्ट में आपको डिस्कस किया था कि जो आपका सिंथेसिस का टॉपिक होता है, किसका टॉपिक बेटा? सिंथेसिस। ये आपके एग्जाम में कितने बेटा? 2 नंबर का आएगा, और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। कितने करने हैं? एक ही को करना है इसमें। तो हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस में 3 चीज होती हैं आपकी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी आपके 2 दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा आपको। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, आई कैन मैं सकता हूं, गिव माने दे, यू माने तुमको, ए ड्रेस मैं तुमको एक पोशाक दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड टू मी, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माताजी ने इसे मुझे उपहार में दिया था। तो देखो ड्रेस हमारी क्या है बेटा? अगर आप ड्रेस को बेटा छोटी वस्तु मानते हो, ड्रेस को आप छोटी वस्तु मानते हो, तो दोनों वाक्यों को बेटा आप किससे जोड़ दोगे? दोनों वाक्यों को आप डेट से जोड़ दोगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ड्रेस तो बड़ी चीज होती है, तो बेटा आप विश से जोड़ दोगे। मैंने आपको दोनों बातें बता दी, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, बट विच का प्रयोग ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, विच का यूज ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। रीज़न, क्योंकि कपड़े पोशाक से मतलब ये है, कपड़े कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर हम तुलना करने बैठ जाएं तो सुई छोटी है या कपड़े छोटे हैं? अगर मैं कहूँ कि सुई आई मीन नीडल, सुई छोटी है या कपड़े छोटे हैं, आप कहोगे सर सुई छोटी है कपड़े बड़े हैं। और जब ऐसी बात कही जाती है तो बेटा विच को सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक, तो मेरी बात से सहमत होंगे आप बेटा? ठीक ठीक मुकीम पाशा जी, मैंने आपकी बात को मान लिया है। आपने कहा है सर विच का प्रयोग होगा, और मैंने इसकी कंपैरिजन भी कर दी है कि विच का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि इसमें अपवाद है। सुई छोटी वस्तु है और कपड़े बड़ी वस्तु है। ठीक, चलिए बेटा तो इसको काट दीजिए आप और विच का प्रयोग कर दोगे। मैंने यहाँ पर ये बात इसलिए कही थी कि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर कपड़े तो छोटे होते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कुछ कपड़े छोटे होते हैं, लेकिन सब कपड़े छोटे थोड़ी होते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। डू इट इसे करो, लीव इट इसे छोड़ दो, यानी इसे करिए या इसे छोड़ दीजिए। क्या करना है बेटा? इसमें कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है इसको।
किसमें बदलना है? कंपाउंड। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। कंपाउंड सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं, इलेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। सब कुछ बेटा हमने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक, और बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए। तो बेटा डू इट, इसे करो या छोड़ दो, तो या के लिए और लगा देंगे, और बीच में लगा दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अरे वाह भाई वाह, पहले से बच्चे बना रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप की तैयारी बहुत अच्छी है बेटा। इसी प्रकार से मैंने इस पेपर को कराने का निश्चय लिया था कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा ठीक से तैयारी कर रहा है। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, यानी ब्रैकेट में लिखा है बदलिए पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। पहले क्या आ जाएगा बेटा? इट। अब मॉडल वर्ब को लिख दोगे इट कैन, और मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? सभी को पता है, बी लगाते हैं। इट कैन बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं पैसिव में, डन बाई, और फिर क्या है? आई। आई को क्या करते हैं बेटा? हमने बताई थी टेबल के माध्यम से, आई को मी कर देते हैं। इट कैन बी डन बाय मी। चलो अगला वाला देख लेते हैं, डिग्री वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। चलिए बेटा, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। कंप्लीट डिग्री में बदलना है। कौन सी डिग्री है बेटा? दा रहा है, यानी कि SD to CD। अब इसको देख के आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लग रहा है अजीब सा कि SD से CD और CD से SD कैसा रहता है मामला बेटा? सेम रहता है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा सेंटेंस, बस इसमें डिग्री को चेंज करना है। यानी कि SD से CD कहें या CD से SD कहें तो मामला सेम रहता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहीं से शुरू हो जाएगा बेटा, जगह मिली हुई है, लिख दो यहीं पर, दिस इज मोर। क्या कर देंगे इसको? मोस्ट को मोर इफेक्टिव। अब क्या लगा देंगे बेटा? देन लगा देंगे। अब लिख देंगे देन के बाद क्या लगाते हैं? एनी अदर। मैंने बताया था PD बनाओगे तो क्या होगा? एनी अदर। तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ठीक, ये बेटा हमने डिग्री चेंज कर दी है आपकी। आगे है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किसी एक को ही करेक्ट करना है। किसी एक को ही क्या करना है बेटा? करेक्ट करना है आपको। यू आर सीनियर, देखो ये सीनियर शब्द आ गया है, मैंने बहुत पहले बताया था सिंटेक्स में कि सीनियर, इन्फीरियर, प्रीफर, जूनियर, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें IOR शब्द लगा हो, IOR अक्षर लगा हो उसमें, उसके बाद हमेशा देन नहीं आता है। क्या आता है बेटा? टू आता है उसकी जगह। क्या आ जाता है? टू आता है। तो कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, आपको लग रहा होगा कैटल्स आर ग्रेजिंग यानी कि कैटल माने जानवर होते हैं, लेकिन हमने बताया था कुछ शब्द देखने में कैसे लगते हैं? एक वचन लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वास्तव में बहुवचन होते हैं। इसलिए इसमें से S कट जाएगा आपका और हो जाएगा आपका CATTLE। ठीक, R का R ही रहेगा। चलिए बेटा, बिल्कुल सही। ये हैं आपके ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। भाई टूटा हुआ दिल है और बिल्कुल सही काम कर रहा है। कैसी बात है ये? बिल्कुल सही वाक्य बनाया है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए बेटा। आगे आ चुका है बेटा आपका, यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, मेक द डिफरेंट देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि उनका जो मीनिंग है उसके हिसाब से, जो अर्थ के हिसाब से अलग अलग सेंटेंस बनाना है, अलग अलग वाक्य बनाना है। एग्जाम में दोनों में से किसी एक को करना है। रिफ्यूज माने क्या होता है बेटा? मना करना। और रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? शरणागत।
और सेल माने क्या होता है बेटा? कोशिका। और सेल मिस क्या होता है? इंग्लिश में लिख गया, सेल मिस होता है बेटा बेचना। अब मैंने चारों बातें बता दी हैं। आप कह सकते हो कि आई एम सेलिंग माई मोबाइल। मैं अपना मोबाइल बेच रही हूँ। कोशिका से, कोशिका का कह सकते हो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बताइए, बहुत ही आसानी से बेटा कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का निर्माण बहुत सारी सेलों से बनकर हुआ है, लाखों सेलों से बनकर बना है, ऐसे कह सकते हैं। बताइए कुछ है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से बेटा रिफ्यूजी, रिफ्यूजी माने शरण में आया हुआ, रिफ्यूजी माने मना करना। रिफ्यूजी एक फिल्म भी आई थी बेटा, कह सकते हैं मैंने कल रात रिफ्यूजी फिल्म देखी थी। बना दीजिए आई सॉ, मैंने देखी थी, आई सॉ रिफ्यूजी फिल्म लास्ट नाइट, पिछली रात। तो क्या है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको ट्रांसलेशन सिखा ही दिया है। चलिए अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। एग्जाम में बेटा ये 5 नंबर का आएगा आपका। एक हल्की सी फुल्की सी स्टोरी दे रखी होगी। देखो, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, कुल बच्चे पास। इसकी क्या करना है बेटा? अंग्रेजी बनानी है। तो बेटा ये हम आपको सिखा चुके हैं। 40 मार्क्स वाली सीरीज हमने डिस्कस की थी, आप जाके देख लेना। उसमें हमने ट्रांसलेशन बनाने का सब कुछ तरीका बताया था कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। हम इसको बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे बेटा सेक्शन डी आ चुका है आपके सामने। क्या आ गया? सेक्शन डी आ चुका है। और जो पिछला सेक्शन था उसको आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से। तो सेक्शन डी को भी बड़े ध्यान से समझना है। इसमें बेटा क्या है, ये आपके एग्जाम में 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा बेटा? 40 नंबर का आएगा। 40 नंबर बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 शब्दों में उसका होना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कि 30 से 40 शब्दों का उत्तर होना चाहिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन के लिए बेटा कितने आंसर, कितने नंबर मिलेंगे? एक क्वेश्चन के लिए 4 और करने हैं आपको 2, तो कितने हो गए बेटा? 8 मार्क्स, यानी 8 नंबर हो चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बुक है आपकी बेटा प्रोज, यानी प्रोज जो बुक है उसमें से आएंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। तो बेटा प्रोज बुक को हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से करा चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी करा चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। जो बच्चे नए हैं वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू यू डू फॉर सर्वाइवल। सीमापुरी यानी कि जो आपका दूसरा चैप्टर है इसमें सीमापुरी वाला बेटा, इसमें हाँ जिसको कहते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू हिज ब्रिंग गांधी जी चंपारण। तो ये आपका जो 5वां चैप्टर है बेटा इंडिगो, उससे लिया गया है, इंडिगो से लिया गया है। ठीक, तो बेटा इसमें आपको ये करिए या फिर एक करना है। इसके बाद ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर हेमल, ये आपका जो पहला ही चैप्टर है द लास्ट लेसन, उससे लिया गया है बेटा। और इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्वेश्चन भी उसमें हमने कराया है, इसको आप देख सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं, व्हाई डिड पैडलर कंसाइडर रेड ट्रैप, यानी कि जो चूहेदानी जो बेचता था व्यक्ति, जिसको पैडलर कहते हैं। और ये चैप्टर है बेटा आपका द रेड ट्रैप, और जैसे सैल्मन लेजर लॉफ ने इसको लिखा है। तो बहुत से बच्चे गलती ऐसी कर देते हैं, उनको इनमें से नहीं आ रहा है, ये कर दिया ये कर दिया, ये बेटा गलत बात है। एक इसमें से करना है और एक इसमें से करना है, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से।
आपको ये गलती नहीं करनी है कि यही दोनों कर दिए। बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं क्योंकि नीचे उनको याद नहीं होता है, वो दोनों ऊपर कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन माना जाएगा, एक ही क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन में होता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड, यानी कि 80 शब्द में इसका उत्तर आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन दिए होंगे बेटा लॉन्ग, 1 और 2, इनमें से एक का ही आपको आंसर देना है बेटा इसमें, और जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स मिलेंगे। नमा क्वेश्चन है बेटा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, यानी एक आपको स्टेंजा दिया होगा एंड द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आ गया है, कौन सा है? माई मदर एट 66। तो ये चैप्टर आपका जो पोएम है कौन सी है? माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माँ 66 साल की। अम्मा शब्द से पहचान सकते हो इसको। तो पहली ही पोएम है जिसे कमला दास ने बेटा लिखा है बहुत अच्छी तरह से। इसके नीचे बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बेटा 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर, टोटल आपका कितना? 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये सब बेटा हम आपको करा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर टॉपिक को बेटा हमने क्लियर किया है। ठीक, तो क्या करना है इसमें? एक क्वेश्चन बेटा कभी कभी ये आ जाता है इसमें कि जो ऊपर लाइन दी हुई है उनके पोइट का नाम बताइए या फिर उन पोएम का नाम बताइए। तो जितनी भी पोएम है आपकी उनके पोइट के नाम भी याद रखने हैं अच्छी तरह से। और एक क्वेश्चन बेटा इसमें आपका वो आ जाता है जिसमें पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है। कभी कभी बेटा इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है कि इसमें कौन सा रेमिंग वर्ड है। रेमिंग वर्ड भी पूछ लिया जाता है कि किस में से तुक मिल रही है। बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि जो लास्ट के शब्द मैच खाते हैं उनको बोलते हैं बेटा रेमिंग वर्ड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? प्ले लिस्ट में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है तो बेटा हम डलवा देंगे, आप देख लेना उसको। ठीक, और फिर भी नहीं डलवा पाएंगे तो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, शायद बेटा आपने हमारा जो स्टैंड अप बैच ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये आ चुका है बेटा अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, किसी एक का सेंट्रल लिखना है। इसके लिए आपको बेटा 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। इसके लिए दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट एंड जेनिफर टाइगर। मैंने आपको बताया था बेटा 100% मिल जाएगा। 1 2 3 पोएम तैयार कर लीजिए, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी कंटिन्यू 3 लगातार कर लीजिए, 100% मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात समझ गए होंगे? 3 तैयार कर लीजिए। पहली है आपकी माई मदर एट 66, दूसरी है क्लासरूम वाली, और तीसरी आपकी कीपिंग क्वाइट, चौथी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, 5वीं ये है। तो 4 कराई हैं, 4 में से 1 मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11वां, आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन 40 मार्क्स। इसमें भी बेटा वही कंडीशन है, और ये आपकी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर। कौन सी है बेटा? सप्लीमेंट्री रीडर। इसको बेटा हमने हाल फिलहाल में ही कराया है। इसके अंदर 6 चैप्टर थे और 6 चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्कस किया है, बहुत ही बढ़िया तरह से किया है। पहला चैप्टर था बेटा थर्ड लेवल। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट थिंग डिड द थर्ड लेवल। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया थर्ड लेवल से, जैक फिनी वाला है, तो इसको आपको याद करना है। सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। दूसरा है बेटा डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका के, ये है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का है बेटा। तो इसको हमने डिस्कस किया है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब इसी में से मिल जाएंगे। अगला है बेटा व्हाई डिड द महाराजा, ये है बेटा आपका टाइगर किंग महाराजा, तो वो हमने चैप्टर कराया है। सफर हॉग लॉस इंटेंट, और इसके बाद वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रॉजर स्कंक, तो ये रॉजर स्कंक वाली कहानी है। शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या है बेटा? शुड विजार्ड हिट मम्मी, हमने बताई थी। उसकी एक बेटी थी और वो कहानी सुनाता था उसको रॉजर स्कंक की,
तो बेटा हमने इसमें समरी भी डिस्कस किया, सब कुछ डिस्कस किया है इसमें, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में बेटा सब कुछ मिल जाएगा आपको। और यदि आपने रैंकर बैच नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, सब कुछ आपको बेटा प्रोवाइड हो जाएगा। केवल बेटा आपको 499 रुपये पे करने हैं उसके लिए, और हर चीज़ उसमें मिल जाएगी। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चा उसको ज्वाइन करेगा उसके 90+ से मार्क्स कम नहीं आने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि वो 90+ के पार जाए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी जो अभी हमने आपको बताई थी सप्लीमेंट्री बुक बताई थी उसका ये लास्ट टॉपिक है। कहा जाए तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। अगर 70 वर्ड भी रहते हैं, 60 वर्ड भी रहते हैं तो दुखी मत होना, आंसर आपका पूरा माना जाएगा बेटा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट ब्रिंग डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। मिस्टर लैम सबसे लास्ट चैप्टर है बेटा, हमने आपको बताया था ऑन द फेस, कौन सा है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, और इसे लिखा है सुसान हिल ने। किसने लिखा है बेटा? सुसान हिल ने। उसने बताया था कि जो लोग विकलांग होते हैं वो अपने आप को थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, और इसमें ऐसे बच्चे की कहानी है जो 14 साल का था जिसका चेहरा जला हुआ था, और एक मिस्टर लैम थे जिनकी युद्ध में एक टांग टूट गई थी, कट गई थी, और फिर उन्होंने उसकी टिन की टांग लगवाई थी। इसे अब याद आ गया होगा बेटा आपको, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी कहानी को भी डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था मैंने, और हो सकता है उन्हीं में से बेटा आपको मिलेंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे, इन दोनों में से बेटा एक ही करना है। ये है सदाओ, सदाओ चैप्टर का नाम द एनिमी। ठीक, सदाओ एक डॉक्टर थे बेटा, और ये जापान की कहानी है, मैंने आपको बताया था, और जापान में अमेरिका में युद्ध हो रहा था। सब कुछ आपको मैंने बहुत अच्छे बताया था। और उनके यहाँ एक अमेरिकी एक नाविक आ जाता है, और उसको किस तरह से बेटा उसको सही करते हैं, उसके गोली लगी हुई थी, गोली निकालते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत अच्छी कहानी है बेटा, हमने डिस्कस किया था, और आपको एक एक क्वेश्चन को भी अच्छे। चलिए बेटा, तो क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और फिर कल नए टॉपिक के साथ बेटा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।